which is equal to number of electron, which is equal to number of electron if neutral atom, देखो ये न्यूट्रल एटम का मतलब आप लोगों को समझना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, एक एटम में प्राकृतिक रूप से जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, प्राकृतिक रूप से फ्री स्टेट में, ठीक है ना। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वो किसी से गेन नहीं कर सकता। ओके, तो कहानी यहाँ पे ये है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के अंदर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके, यदि उस एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया है। ओके, तो यहां से मैं पूछूं आपसे कि सल्फर जो एलिमेंट है इसमें कितने सारे हैं? 16 प्रोटॉन है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है यदि ये न्यूट्रल एटम है? 16, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब ऊपर में हम लोग ए लिखते हैं, ए का मतलब होता है मास नंबर। ओके, तो मैंने लिखा 32। ओके, अब देखो सल्फर का 32 लिखा है। मास नंबर is the total sum of number of proton and न्यूट्रॉन। मास नंबर का मतलब होता है कि कितने सारे प्रोटॉन हैं और कितने सारे न्यूट्रॉन हैं। ओके, देखो ए का मतलब हो गया मास नंबर, ठीक है। शॉर्ट में मास नंबर को हम ए अक्षर से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड अक्षर से दिखाते हैं। ओके, और यदि बीच में जो रहता है उसको सिंबल होती है एलिमेंट। ओके, यदि ऊपर में जो चीज लिखा हुआ है कोई एटम का तो उसका मतलब होता है कि हम बता रहे हैं उसका ये मास नंबर है। और मास नंबर का मतलब क्या होता है, सब मिला के कितने सारे प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं एक एटम के अंदर। ओके, अब चलिए मैं आपसे एक कहानी पूछता हूं कि सल्फर में सब मिला के कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं? 32। 32। ऊपर में जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक सिंपल सा बात पूछूं कि बेटा मुझे बता दो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सल्फर में कितना है? 16। यस, वेरी सिंपल। देखो ये 32 का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एन का मतलब न्यूट्रॉन में लिख रहा हूं, और इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन। अब यदि मैं ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करता हूं, सब सिर्फ प्रोटॉन होता है। ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करो तो सिर्फ न्यूट्रॉन कितने हैं वो पता चल जाएगा। इसका मतलब मास नंबर से यदि आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उस एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये आपको पता चलेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए मींस मास नंबर, जेड मींस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ये कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ओके, एटॉमिक नंबर देखो फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि केमिस्ट्री की स्टार्ट कहीं ना कहीं यही सब चीजों से होती है। फिर से बता रहा हूं, आराम से कॉन्सेप्ट रहनी चाहिए क्लियर। यदि कोई आदमी आपको बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर एटम की एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका मतलब आप समझोगे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है।
कोई यदि आपने को बोला कि मास नंबर एक एटम का 32 है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि सब मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 32 है। और आपसे कोई पूछ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए सर कितना है इसके अंदर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर, ठीक है ना। ओके, ये दिमाग में आपको फिलहाल इतना रखना है, बाकी इसको और डेप्थ में मैं पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को मैं चौथा चैप्टर, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे नेक्स्ट है कि आप लोगों को कम से कम पहले 20 एलिमेंट, मतलब जिसमें एक प्रोटॉन है, किसमें 2 प्रोटॉन है, किसमें 3 प्रोटॉन है, ये मैं आपको बता देता हूँ कम से कम मिनिमम पहले 20 एलिमेंट का। अब पहला 20 का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ पहला 20 में क्या बोल रहा हूँ। चलिए, उससे पहले एक और पूछ लेता हूँ एग्जांपल से, सबका क्लियर है? आपको इससे क्या समझ आ रहा है? ये कौन सी एटम की सिंबल है? ऑक्सीजन। 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 ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। आपसे मैं पूछ रहा हूं ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितने सारे न्यूट्रॉन हैं इसमें? 8। माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब एक चीज आपको जाननी है, एक इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर is unique for every element, every other element। अब बेटा ये चीज सुन लेना थोड़ा सा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एटॉमिक नंबर कोई भी 2 एलिमेंट का कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी कोई 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर यूनिक होती है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक दूसरे एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगी। जैसे कि बोलने का मतलब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो दुनिया के और कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 नहीं होगा। ओके, ये सल्फर का अनोखा गुण है, मैंने 16 बोला तो 16 सल्फर ही का एटॉमिक नंबर, और किसी का एटॉमिक नंबर 16 नहीं हो सकता। ओके, एक्चुअली यदि मैं सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर किसी का एलिमेंट का बता दूं तो आपको पहचान लेना होगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा, कोई भी 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ ही ले रहा हूं, चलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्या और कोई दूसरा एलिमेंट दुनिया में है या खोज होगा उसका एटॉमिक नंबर 11 हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, चलो मिटा दी ना? यस सर। यस। A and Z of first 20 एलिमेंट्स। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा देर बाद, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है सबको मालूम है, कोई दिक्कत? ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। नंबर।
यस। अब हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखेंगे पहले 20 एलिमेंट का। अब पहला 20 एलिमेंट का मतलब क्या है? जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है उसको हम बोलेंगे पहला एलिमेंट, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 0 0, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो 1 - 1 0 है, ठीक है ना। भूलना नहीं है ये वाला। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। अंडरस्टूड। और प्रोटॉन का सिंबल देखो, कुछ का सिंबल मैं लिख देता हूं। प्रोटॉन का सिंबल नॉर्मली हम लोग P+ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल नॉर्मली E- लिखते हैं, न्यूट्रॉन का सिंबल N लिखेंगे या 0 N 1 लिखेंगे, ओके अंडरस्टूड, या 0 N 1 लिखेंगे। अब 0 N 1 क्यों लिखते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये जान लो ये सिंबल है न्यूट्रॉन। अब आपको ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, A स्टैंड्स फॉर एंड Z स्टैंड्स फॉर क्या होता है? आप सो रहे थे क्या? सर मास मेरा नंबर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बेटा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के, ठीक है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर, और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन यदि न्यूट्रल रहेगा। अब हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 2 2। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 अब आपको ये सब याद रखना है बेटा, ठीक है ना। ये अब इम्पोर्टेंट है। अब मैं जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। ये सब तो बता दिया था बेसिक पहले, तो ये सब फालतू का लिख कर लेना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। हीलियम, लिथियम, 3 7, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, मतलब प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3 और न्यूट्रॉन 4। और ये सब देखो सिंबल भी याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिखते जाता हूं, लिख दूं क्या? मालूम है सबको? सर मालूम है सर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मालूम। बेरिलियम, 4 9। अब कोई बच्चा मुझे बताओ बेरिलियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 5 5 5 ठीक है, वेरी गुड। बोरोन, ठीक है ना, 5 11। फिर ऐसे लिख देता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है यदि न्यूट्रल है? ये 9 सर 10 9, ठीक है ना।
सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सॉरी दिस इज एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, देखो अब ये जो सारे एलिमेंट लिखा हूं, पहला 20 बोलने का मतलब यही है कि जिसका एटॉमिक नंबर है 1 वो पहला एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 13 वो 13वां एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 20 तो 20वां एलिमेंट। इसका बोलने का मतलब ये। ओके, अच्छा इससे पहले एक और चीज बता, तो आई सपोज आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब यहां पे एक चीज और आपको बतानी है इंपॉर्टेंट, कि आपको ये याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5-5 करके डेली याद करो, याद हो जाए। 5-5 करके याद करो, ये सीरियल ऑर्डर में याद रहना चाहिए। आपको ऊपर वाला याद नहीं करना, ऊपर वाले का याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। ऊपर वाले को याद करने का तरीका अलग है, कि मास नंबर कैसे पता चलता है वो याद कर सकते हो, देयर इज डिफरेंट मेथड्स, बट आपको ये सीरियली याद करना पड़ेगा। तो पहला 5 का आज करो, दूसरा 5 को दूसरा दिन करो, तीसरा 5 को तीसरा दिन करो, ऐसे करो, एक दिन में सारा मत करो। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, पहला 5 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो 1 2 3 4 5 अंडरस्टूड, ये आपको एक दिन में याद करना है। आप बोलोगे कि सर याद कैसे रखें मास नंबर ऊपर वाला? देखो मास नंबर याद रखने का तरीका बहुत आसान है। जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, और ये सब जगह फॉलो नहीं होता बेटा, ठीक है ना। वैसे तो एलिमेंट 118 अभी तक खोज किए गए हैं, बट आप अभी 20 तक ही पढ़ो, बाद में और मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल 20 तक ही आपको जानना है। ओके, जब समय आएगा और बताऊंगा। पहले 20 तक के मास नंबर को पता करने का एक मेथड है, बाकी उसके बाद थोड़ा ये मेथड नहीं चलेगा, पहले 20 तक ये मेथड चलता है। तो वो तरीका क्या है? मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, कैसे आप याद रख सकते हो, इसका तरीका क्या है? फॉर इवन एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होता है उसका मास नंबर विल बी इक्वल टू 2 into atomic number. मास नंबर विल बी इक्वल टू 2 into atomic number। बस एक्सेप्शन है आपका बेरिलियम 4 9 दुगना नहीं है, और आर्गन 18 40 दुगना नहीं है। आप देखो ध्यान से, इवन एटॉमिक नंबर जिसका है, इसका एटॉमिक नंबर इवन है, तो मास नंबर दुगना है कि नहीं है? Yes. ये वाला एक्सेप्शन है, बता दो। इसका एटॉमिक नंबर इवन है, इसका मास नंबर दुगना है कि नहीं? दुगना है। इवन दुगना है, इवन एटॉमिक नंबर दुगना है, इवन एटॉमिक नंबर दुगना है, इवन एटॉमिक नंबर दुगना है। ओके,
इवन एटॉमिक नंबर, मास नंबर दुगना है, ये वाला जो एक्सेप्शन है आर्गन, ये वाला इवन एटॉमिक नंबर मास नंबर दुगना। तो आपको यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप उसके मास नंबर को निकालने के लिए सिर्फ क्या करोगे, डबल कर दोगे यदि उसका एटॉमिक नंबर इवन है, सिवाय दो एक्सेप्शन है, इसका 4 का 9 हो गया, इसका 18। ओके, अब फॉर ऑड एटॉमिक नंबर मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपका हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही है, और एक एक्सेप्शन है आपका नाइट्रोजन जिसका 7 है तो दुगना है, ठीक है। ऑड है ना, ऑड में एटॉमिक नंबर प्लस 1 होना चाहिए, पर इसका 1 प्लस 1 इसका 7 प्लस 14 है, डबल। चलो देख लेते हैं केसेस को। 3 है तो 3 एक ऑड नंबर होता है, 3 टू द 6 प्लस 1 7 है ना। सॉरी, दिस इज z प्लस 1 9, दिस इज 2z प्लस 1, ओके, दुगना प्लस 1, 2z प्लस 1, ओके, क्लियर। 3 टू द 6 प्लस 1, 5 टू द 10 प्लस 1, ऑड है ना, ये वाला एक्सेप्शन है। 9 टू द 18 प्लस 1, 11 to the 22 plus 1, 13 to the 26 plus 1, 15 to the 30 plus 1, 17 to the 34 plus 1, ठीक है ना। बट क्लोरीन में और एक 37 वाला भी आता है, वो बाद में मैं नहीं लिखूंगा। 19 to the 38 plus 1, ओके। आई सपोज आप पहले 20 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर सकते हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, एक ही बच्चे से होगा, बाकी बच्चों से सर हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो पहले तो आज के रात में, आज का रात जब होगा, पहला 5 याद कर लेना, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आंख बंद करके याद कर लेना, ठीक है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जरूरत है। ये आपको यदि पहला 20 नहीं मालूम है तो केमिस्ट्री में आप चलना नहीं सीख सकते, तो पहला 20 आपको याद ही करना पड़ेगा, एक बार में नहीं, 5-5 करके, ओके, तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें और एक चीज बताऊंगा आपको, इसको नोट कर लो पहले, 1 मिनट टाइम ले लो और फिर कुछ बताऊंगा। सर बोलिए सर। सर बोल रहे हैं कि लिथियम के बाद ये थर्ड वाला में, उसके बाद सर किसका सिंबल है सर? बी, यस सर, बेरिलियम। बेरिलियम सर। सिंबल सबका मालूम होना चाहिए। मिटा दूं? नहीं मिटाऊंगा नहीं, एक चीज इंपॉर्टेंट बता, आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ा होगा, नोबल गैस नाम का चीज, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना होगा। यस यस सर। सर। ओके, नोबल गैस कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, फिर रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। हमारे पीरियडिक टेबल में इन टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं?
118 एलिमेंट। ओके, इसमें से ये सारे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। नाम लिख रहा जरूरी है कि नहीं लिखना जरूरी है? सुन लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, नोबल गैसेस। तो 118 एलिमेंट्स में ये 1 2 3 4 5 6 नोबल गैसेस हो गए आपको। ठीक है ना? अब यहाँ पे कहानी है कि हम इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं। नोबल शब्द का मतलब ही होता है साधु संत वाला गुण, है ना। नोबल इंसान है, नोबल इंसान मतलब ये बहुत मतलब स्टेबल इंसान है, ऐसा बोला जाता है। तो नोबल गैसेस जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल गैसेस होते हैं, और स्टेबल चीज बिना मतलब का किसी से रिएक्ट नहीं करता, है ना। जो आदमी स्टेबल रहेगा वो किसी से लड़ने जाएगा क्या? नहीं लड़ने जाएगा। वो बिना मतलब का किसी से मेलजोल करेगा क्या? नहीं करेगा, वो खुद में ही खुश रहता है। तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करती है? क्योंकि ये स्टेबल गैसेस है। ओके, तो ये आपको जाननी है कि ये सारे नोबल गैसेस स्टेबल गैस होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं बचे हुए 112 ले लो, वो रिएक्ट करती है। तो उस जमाने में 1906 की बात है, बहुत सारे साइंटिस्ट सोच रहे थे इस बारे में कि ऐसा क्या है कि ये लोग किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट बाकी सारा जो है वो रिएक्ट करता है दूसरे से। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब एक साइंटिस्ट थे उस जमाने में, कौशल, और साथ में एक और साइंटिस्ट थे लुइस। कौशल और लुइस ने ये पता किया कि क्यों नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता और बाकी सारे क्यों दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौशल और लुइस ने, ये दो अलग इंसान हैं, कौशल और लुइस, ये दो अलग इंसान ने क्या बताया हमें, देखते हैं। इसको मिटा दूं, चलिए। नोबल गैसेस वर्सेस अदर एलिमेंट। ओके, नोबल गैसेस क्यों किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये वाला क्यों किसी और से रिएक्ट करता, ये हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला चीज को तो इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग में एक चीज समझ लो। एटम जो होता है उसमें एक छोटी सी जगह होती है बीच में, छोटी सी जगह बीच में जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एटम में एक छोटी सी जगह होती है बीच में। ओके,
वो काफी छोटा सा जगह होता है, बट मैं थोड़ा बड़ा ही बना दिया। एटम के बीच में एक काफी छोटा सा जगह होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के एकदम बीच में एक छोटा सा जगह होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं। ओके, समझिए। तो आपसे पूछा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो एटम के मिड में एक छोटा सा जगह है जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रास्तों में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है सर्कुलर रास्तों में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर रास्ते होते हैं। पहला सर्कुलर रास्ते को हम लोग बोलते हैं के सेल या के घर, पहला घर, ठीक है ना। पहला घर को हम लोग क्या बोलेंगे? के शेल। ओके, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। एल सेल, दूसरा को एल सेल बोलेंगे, दूसरा को बोला जाता है एल सेल, ठीक है ना। तीसरा में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम सेल, ठीक है ना। या सिंपल भाषा में बोलो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल या थर्ड सेल। ओके, तो एक छोटा सा जगह होता है एटम के बीच में जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घरों में घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ओके, ठीक आप ऐसा समझ लो सोलर सिस्टम जैसा। सोलर सिस्टम में बीच में सन होती है और प्लैनेट्स घूमते हैं ना। ओके, तो सन को मान लो न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सर्कुलर घरों में घूमता है। अंडरस्टूड? ऐसा आप एटम को समझ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बहुत ही जनरल समझ है, ये मैं जनरल समझ बोल रहा हूं आप लोगों को। अब बोलने का मतलब क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular paths। ये आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ्स में। ओके, वो अलग अलग पाथ है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर। ओके, बहुत सारे हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a shell is equal to 2n square, जहां पे n is equal to shell number। ओके, तो यदि पहला घर है तो n का वैल्यू 1 लेंगे, 2 into 1 कर सकते, तो पहला 1 स्क्वायर 1, 2 1 2, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, नोबल गैस और अदर एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगा उससे पहले कोई चीज बताया कि एक छोटा सा जगह है जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमती है विभिन्न घरों में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर घरों में। एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, n का मतलब होता है शेल नंबर। तो यदि पहला घर है 1, दिस इज फर्स्ट सेल, तो पहला घर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरा घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8।
2 into 2 square 4 4 to 8। तीसरा घर में 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा घर में 26 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 32 32 32 तो ये जो पहला घर है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकती है, दूसरा घर में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकती है। इस तरह पांचवा में कितना घूमेगी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको तो पहले आप नोट डाउन कर दो, फिर मैं नेक्स्ट चीज बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो। तो ये दिमाग में रखना है, पहला घर में कितना 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 18, चौथा घर में 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए अब मान लो एक पल के लिए मैं हाइड्रोजन का बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहला घर में रहेगा, तो पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 रहेगा। हीलियम का पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना? लिथियम का कैसे रहेगा? पहला घर में 2 और दूसरा घर में कितना रहेगा? 1 रहेगा। 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 रहने, मतलब 8 तो मैक्सिमम रह सकता है, पर 8 रहने भी चाहिए। इसके बाद तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहला घर में, दूसरा घर में। बेरिलियम 2 2 बोरोन, ठीक है, कार्बन, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी बताइए कैसे? 26 इसका 27 इसका 28 इसका 281 2 2 28 3 284। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह रहेगा, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन किस तरह अलग अलग घरों में रहेंगे, इस तरह रहेंगे। ओके, आई सपोज इलेक्ट्रॉन किस तरह डिफरेंट घरों में रहेगी, आपको हल्का सा समझ आ गया होगा। यस सर। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आपको और एक चीज बताऊंगा। देखो ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, अब जो कहानी देखना है वो समझना है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट घरों में रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं उसको आप लिख देते हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इन डेप्थ 4th चैप्टर में देखना है। ओके, बट यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग में ये सब चीज को रखना ही पड़ेगा। ओके, चलो मैं आपसे एक बात और पूछ ले रहा हूं। मान लो हाइड्रोजन नहीं, हीलियम में लेता हूं। हीलियम एक नोबल गैस है, 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2
लास्ट में कितना रहेगा? 8. 8. आर्गन कैसे रहेगा? 2, 8, 8. आप देखो यहाँ से थोड़ा कहानी कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ और रूल्स लगते हैं, बट आप सिंपल पे समझ लो। जैसे 2, 8, फिर कितना? थर्ड में कितना? 18, 2, 8, 10 हुआ। और ये वाला घर में कितना रह सकता है मैक्सिमम? 18, 18। तो 2, 8, 10, 10 और 18 कितना हुआ? 28 28। और बचा कितना? सर और 8. तो लास्ट वाला में 8 रहेगा। ओके, अब देखो आगे वाले का मैं नहीं लिखूंगा, आगे वाले का मैं लिखूंगा तो उसमें और कुछ रूल्स लगते हैं, तो उन रूल को अभी आप नहीं समझ सकते हो, उन रूल्स को आप बाद में समझोगे। बट मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग घर में कैसे रहते हैं। ठीक है ना? 2, 8, ठीक है, 2, 8, 18, 18, 8, 18, 18, 36, 36 और 2, 38, 38 और 8 कितना हुआ? 40, 46, 46 और 8, 54 रहेगा प्लस 86 होता है। 2, 8, 18, 32, 18, 8, ठीक है ना? इस तरह रहते हैं। आप इसको जोड़ लो, 86 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोड़ के बताओ मुझे। ठीक है, हुआ कि नहीं? Yes 2 sir. 10, 10 और 18, 28, 28 और 2, 30, 30, 30, 60, ठीक है ना? 60 और 18, 78, 78 और 8, 86। देखो, तो अब ये किस रूल पे लिखा हुआ? आप लोग कि सर इसमें 18 का है, जब चौथा घर में 32 रह सकता है, आपने बताया था मैक्सिमम। तो बेटा इसके कुछ रूल्स हैं जो आप बाद में सीख, अभी नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना? वो रहने दो। तो देखो के सेल, पहला सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, अलग अलग घड़ियों में किस तरह इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो हीलियम का तो आप समझ सकते हो आराम से, नियॉन का भी आराम से समझ सकते हो, आर्गन का भी आराम से समझ सकते हो, क्रिप्टन भी आराम से समझ सकते हो। इन सब में फिर कुछ रूल्स लगता है। ओके, इन सब में कुछ रूल्स लगा हुआ है, इसलिए इसमें 18 है, इसमें 32 नहीं है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। बट देखो कहानी क्या है, नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती, ये ध्यान से देखो। कॉसेल और लुईस ने ये ऑब्जर्व किया था कि यदि आप हीलियम को अभी अवॉइड करो, हीलियम के बारे में मत सोचो, तो कॉसेल और लुईस ने ये ऑब्जर्व किया नोबल गैस होते हैं। क्या हो गया? आवाज बंद करो। देखो कॉसेल और लुईस ने ये गौर किया कि हीलियम को यदि अवॉइड भी कर दो तो बाकी जो नोबल गैसेस होते हैं उसके लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? नियॉन का भी लास्ट में 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। मतलब जितने भी नोबल गैसेस उसके लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन है ना? लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कॉसेल एंड लुईस ने ये बताया कि यदि किसी एलिमेंट के लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल होगा। ओके, उन्होंने एक रूल बनाया क्योंकि उन्होंने देखा ये नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग घर में किस तरह अरेंज है, और जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि अंतिम घर में 8 इलेक्ट्रॉन है सिवाय हीलियम के, तो हीलियम को अवॉइड कर दो, उसके लिए दूसरा रूल चलता है। ओके, तो कॉसेल एंड लुईस gave a concept that
presence of 8 electron in outermost shell is the region of stability. Is the region of stability. उन्होंने बोला कि यदि कोई एटम के लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। ओके, क्या रूल दिया? प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रीजन होगा स्टेबिलिटी का। ओके, इन सब को छोड़ के, इन 6 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनके लास्ट घर में 8 नहीं होते। ओके, जैसे आप सोडियम का ही देख लो। सोडियम का कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहेगा जल्दी बताओ तो। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 घर में 1 तो क्या सोडियम का लास्ट घर में 1 है? 8 है? नहीं। नो सर। तो सोडियम एक स्टेबल एलिमेंट नहीं है। आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि सोडियम एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। सुना कि नहीं सुना? सोडियम ऐसी एलिमेंट है, हवा में रख दोगे तो उसमें आग पकड़ लेगा। क्लोरीन 2 8 7 इसका लास्ट घर में 8 है? नहीं, तो ये भी स्टेबल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि सोडियम यदि ये क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाए, आपने नमक का फॉर्मूला जाना ही होगा। नमक का फॉर्मूला सुने हो, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, सुना ही होगा। सुना है कि नहीं सुना? सुना ही होगा। यस सर, यस सर। अब देखो ये बनता कैसे है, ये पहले समझना है आपको। यदि सोडियम को स्टेबल करना है तो आप एक काम करो, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। यदि मैं सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं तो इसके लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। हो गया। ओके, और यदि यही 1 इलेक्ट्रॉन जो ये रिमूव हुआ है ये वाला इसके पास आ जाए, इसके पास +1 हो जाए, तो इसके लास्ट घर में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगी। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तो सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा, और यदि क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो कौशल एंड लुईस ने ये बोला। अब बेटा एक बात ध्यान दे लो, एक छोटा सा बात बोलता, कौशल और लुईस जो एक्सपेरिमेंट साथ में नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ये थ्योरी अलग अलग दिए थे, बट दोनों एक ही चीज के बारे में रिसर्च एक ही समय में कर रहे हैं, और दोनों को इक्वल क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए, तो इसलिए उनका नाम साथ में लिखा जाता है। बट ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट अलग अलग किया, बट सेम चीज के बारे में किया। ओके, अब ध्यान दो, उससे कोई मतलब की बात नहीं है, वो तो हिस्ट्री है। तो कहानी यहाँ पे ये है कि एक एटम स्टेबल बनने के लिए, बोलो तो लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब चलो मैं आपसे एक कहानी पूछता हूं। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर 282। तो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहिए? सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहिए। इसका और एक तरीका है कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो मेरा बोलना है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज्यादा आसान? सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज कर देगा। ओके, वहीं ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा, तो 8 हो जाएगा लास्ट में, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आती है वैलेंसी, जिसके लिए मैंने एक पूरा एक्स्ट्रा क्लास आपको दिया, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर में वैलेंसी नाम की एक चीज है जो आपको पढ़ा दिया गया है बिना ये सब बताए, और वैलेंसी कॉन्सेप्ट को आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक ये नहीं समझोगे।
वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। अब चलो मैं आपसे पूछता हूं, मानो मैंने लिख दिया पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट आपको लगेगा कि सर ने थोड़ा सा गलत लिखा है, बट यही तरीका है इसे लिखने का, 281 ही होता है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 18 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इसका रीजन कुछ है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 18 तो रख सकता है ये, तो आप डायरेक्ट 9 काहे नहीं लिख रहे हो, तो इसके कुछ रीजन है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अभी रहने दो। पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, पहला घर में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 1। तो पोटासियम को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? सर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, वैलेंसी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टेबल हो। अब चलिए अल्युमिनियम का होता है 30, तो अल्युमिनियम का मैं लिखा 283। तो अल्युमिनियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है। फ्लोरीन का होता है 9, 2 7। फ्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी भी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। और वैलेंसी 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि ये लेक्चर को दोबारा देख लेना एक बार, और जितने बताया हूं उसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ने आओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, तभी नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। तो रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आना तो इन सारी चीज को पढ़ के आना। थैंक यू।